हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं फुल लिटरेचर का रिवीजन। इसमें आपको क्षितिज और कृतिकाओं के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर नहीं छोड़ने वाले हैं, फिर वो चाहे से आपके पठित पद्यांश के क्वेश्चन हो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, कृतिका से हो, फिर क्षितिज से हो, उसके कैसे भी क्वेश्चन हो ना, वो सब आज इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पठित पद्यांश के ऊपर, कि आपको एक कविता दी रहेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो किस कविता से क्वेश्चन आया तो आप इसको पढ़ो। सबसे पहले हम लोग इसको एक लाइन पढ़ेंगे ताकि हमें पता लग जाए। वो है कि मुख्य गायक की गजरज में वह अपनी गुंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। और गायक जब अंतर के जटिल तानों में जंगल में खो चुका होता है या फिर अपने ही सरगम को लांग करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रखता है। तो आपको पता लग गया कि किससे है, ये है संगतकार से। तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आगे आप सीधे क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन कर जाइए और इनका आपको एटलीस्ट एक बार हिंदी अनुवाद हर एक कविता का देख करके जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि मुख्य गायक की गजरज में संगतकार अपनी गुंज प्राचीन काल से मिला रहा है। कथन में प्राचीन काल का तात्पर्य है, प्राचीन काल का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से, हमेशा से वो ऐसा ही करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में इतना इसका सेकंड क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि मुख्य गायक अंतर के जटिल तानों में जंगल में क्यों खो जाता है। जंगल में क्यों खो जाता है मतलब ये है कि भाई साहब, जब भी आपको कोई काम पसंद होता है ना, तो आप उसको इतना ज्यादा पसंद करते हो कि आप भूल जाते हो कि दुनिया के अंदर और कुछ भी है, बस वही काम आपको अच्छा लगता है। ये पढ़ाई में कभी भी नहीं होगा, ये रियलिटी है। पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई। अब आज तुम वीडियो देख रहे हो, हिंदी का एग्जाम कल है, लेकिन पढ़ने का मन तो अभी भी नहीं कर, अभी भी कर रहा है कि यार कुछ और कर लेता है। सच है ना, सच बताओ, यस और नो में आंसर दो। ऑप्शंस देखते तो सबसे पहला ऑप्शन है कि कई बार स्थगित गायक भी किसी सुर या ताल में उलझ जाते हैं, गलत है भाई। उसके बाद में है कि गाना एक जंगल जैसा है जिसमें भटक जाना सहज ही होता है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद में आता है कि अपने ही गाने की लय में डूबकर भटक जाता है, कि मतलब वो जो गाना गाता है ना उसमें एकदम से मदहोश हो जाता है कि भाई क्या ही गा रहा है वो। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में सी ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि संगतकार किस तरह से मुख्य गायक की सहायता करता है। तो अब हम इसका ऑप्शंस देखेंगे। तो यहां पर इसके ऑप्शन में दिया गया है कि मुख्य गायक के भटकने पर स्थाई को संभाल करके, यही है उसका आंसर। तो ए ऑप्शन इसका एकदम से सही हो जाएगा कि वो जब भी भटक जाता है ना, तो वो उस टाइम पर उस स्थिति को संभाल लेता है। तो इसका ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि संगतकार मुख्य गायक का ठाठस कब बांधता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो अब यहां पर क्या किया, कथन दिए हुए सबसे पहले है कि जब उसका गला बैठने लगता है, और जब वह निरुत्साहित होने लगता है, और जब उसकी आवाज मंद पड़ने लगती है। तो निरुत्साही का मतलब होता है कि वो हार से मान लेता है, उसको मजा नहीं आता, तो जब उसकी मदद करता है संगतकार। तो यहां पर ये जो चारों ऑप्शन है वो एकदम से सही है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट है, जो कि है हमारे पास में कि तार सप्ताहक में मुख्य गायक का गला क्यों बैठने लगता है। तो इसका मुख्य गला इसलिए बैठने लगता है क्योंकि वह गाते गाते थक चुका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में, ये होगा ही नहीं क्योंकि वो गाते गाते नहीं थकते, कुछ और है कि इसमें स्वर की ऊंचाई और नीचाई को चढ़ाना होता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसका जो गला है वो बैठने लगता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास में बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। अब ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी है ना, उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। अब आप खुद सोच करके देखो कि आपके जो भाई है वो वन ऑफ द पावरफुल हैं इस धरती पे, तो आपके पास में कितनी पावर होगी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही भाई लक्ष्मण जी का भी है कि भाई तो पीछे हैं ही, वो संभाल ही लेंगे, मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा, क्योंकि राम भगवान थे उनके भाई। तो इसी बात के ऊपर जय श्री राम। तो अब हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम बार बार विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत क्यों कर रहे थे। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसके ऑप्शंस में है कि विश्वामित्र सभी मुनियों में श्रेष्ठ थे, या फिर विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण के कुलगुरु थे, या फिर विश्वामित्र सीता स्वयंवर में उनके पुरोहित थे, या फिर है कि विश्वामित्र उस समय राम लक्ष्मण के गुरु एवं अभिभावक थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि जो विश्वामित्र थे वो उस टाइम पर
पर उनके गुरु एवं अभिभावक थे। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि दंदुरित मुस्कान का कवि स्वयं को चीर प्रवासी क्यों कह रहा है। तो इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो अब इसके ऑप्शंस हमें दिए गए कि वह पहली बार बच्चों से मिल रहा है, या फिर कवि सदा यात्रा पर रहने वाला व्यक्ति है। तो कवि जो है वो हमेशा ही यात्रा के ऊपर रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ये वही है हमारा राम परशुराम संवाद से है। तो इसको एक बार फास्टली हम लोग कर लेते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास में कि परशुराम बार बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे थे। तो वो जो अपना कुठार था ना वो राम को भयभीत करने के लिए दिखा रहे थे। राम भगवान को कोई डरा सकता है, उनके लिए नहीं था, लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए दिखा रहे थे। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ख। तो ख का जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति में लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता लगता है। तो ये जो पंक्ति है इनको आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखते कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा ग। ग में कहा गया है कि रघुकुल में किन किन के प्रति अपनी वीरता को दर्शाया नहीं जाता। तो यहां पर दिया गया है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर, फिर स्त्रियों, बच्चों, ईश्वर भक्त और गाय पर, देवता, राजा, वीर योद्धा, स्त्रियों पर, स्त्रियों, बच्चों, राजा एवं गाय के ऊपर। तो हमारा जो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन की देवता हो गया, ब्राह्मण हो गया, ईश्वर भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। तो अब इसके बाद में देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक पंक्ति दी हुई है कि बही सी लखन बोले मृदु मानी, अहो मुनि सी महाबट मानी। यह कथन किसका है, किस पर है, मतलब ये जो कथन है इसमें आपको ना व्यंग्य का ये कथन लगेगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला आता है कि उपयुक्त पद्यांश में लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर हो रही है। तो लक्ष्मण का जो चरित्र है वो कैसा है, वीरता वाला है। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि दंदुरित मुस्कान कविता में कवि को शिशु की धूल धुरित शरीर प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि स्नान करवाने का योग्य, वस्त्र आभूषण से सजाने योग्य, या फिर खिले हुए सुंदर कमल के समान, या फिर मिट्टी से सने हुए पौधे के समान। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि खिले हुए सुंदर कमल के समान उसे दिखता है। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास में कि संगीतकार पाठ के अनुसार संगीतकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में उसकी मानवीयता, उसकी कलात्मक श्रेष्ठता, या फिर उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांक्षा, या फिर उसकी आत्ममर्दुकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि उसकी अपनी मानवीयता। तो यहां पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में पठित गद्यांश वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें आप या तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर आप सीधे क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन कर सकते हो। जैसे कि इसकी पहली लाइन पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि यूं तो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंगे भी उड़ाई, कांच पीसकर मांझा सूतने का भी काम किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता या हमारी सीमा के अंदर रहता था। मतलब कहने का ये है कि जो भाई लोग होते हैं, जैसे कि जो भी आपके भाई वगैरह वो बाहर ज़्यादा घूमते हैं और आपकी बहनें घर में रहती हैं, ये उनका कहने का तात्पर्य है। तो ये हम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो इसमें जो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास में कि भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर रहने और बहनों की सीमा घर के होने पर क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर सिंपल सा अभिप्राय है कि लड़कियां एवं लड़कों की आत्मीयता एवं, अब इससे लेखिका क्या कहना चाह रही है, आपको सिंपल से सेंटेंस देख करके पता लग रहा है कि घर का दायरा बाहर है और लड़कियों की घर की सीमा है। तो मतलब क्या है, मतलब सिंपल से यह है कि लड़कों को बाहर घूमने की आज़ादी है और लड़कियों को घर में रहने की आज़ादी है, ये है इससे तात्पर्य। तो अब हम लोग देखते हैं कि लड़कियां एवं लड़कों में आत्मीयता एवं बंधुत्व नहीं था, ये एकदम से गलत है। भाई बहन एक साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते, ये भी एकदम से लॉजिकल है। फिर इसके बाद में इसका अगला ऑप्शन है वो ये है कि लड़कों को पूरे संसार की आज़ादी थी पर लड़कियां घर के दायरे में ही सीमित थी। तो ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें एकदम से सही रहेगा। अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि घर की दीवारें घर तक समाप्त नहीं होती हैं। इससे आप क्या समझते हो? भैया सिंपल सी बात है, अगर घर की बात करी जा रही तो आप अपने मोहल्ले वगैरह में तो घूम ही सकते हो। तो इसलिए इसको जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि टोले मोहल्ले को घर का हिस्सा ही माना जाता है। तो
जैसे कि अगर आप अपने मोहल्ला जो होता है ना वो हमारे घर जैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे जो दोस्त हैं हमारे वो बहुत सालों से रहते हैं, जो पड़ोसी हैं वो भी बहुत सालों से रहते हैं, तो इसीलिए क्या माना जाता है, उसको भी घर ही माना जाता है, मोहल्ला भी अपना घर ही होता है और अपने मोहल्ले में मजा आता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है वो है कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि लेखिका ने अपने पात्रों के विषय में जो बताया है उसके अनुसार असत्य कथन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कि उनकी आरंभिक कहानियों के पात्र बाद के जीवन से आए। अरे एकदम से गलत है, यहाँ पर जो उनकी आरंभिक जो स्टार्टिंग की कहानियां थी ना, उनके पात्र उनके जीवन से थे, स्टार्टिंग वाले जो डेज थे वहां से थे। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि असत्य है, अगर असत्य हो तो उसको इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो वो है कि पान वाले ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने का कारण बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि यह उसके लिए कैसी बात थी और हालदार के लिए कैसी बात थी। मतलब कि यहां पर पान वाले की बात करी जा रही है, पान वाले के लिए कैसी थी, पान वाला जो था वो मजेदार मोटा काला आदमी था, ये मतलब उसका कैरेक्टर आपको बता रहा हूं कि वो हर बात में व्यंग करता था, उसमें पीछे नहीं रहता था, ये था पान वाले का। लेकिन वहीं पर जो हालदार साहब थे ना, उनको ये लगा कि यार मास्टर बनाना भूल गया, तो ये क्या था, उनके लिए एक विचार वाली बात थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर करेंगे वो ये है कि पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए विचारणीय था। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का कारण बिस्मिल्ला खां की दृष्टि में था। तो आपने पाठ में देखा था कि बिस्मिल्ला खां का मानना ये था कि उनको जो शहनाई है ना, शहनाई वादन के साथ साथ में उनका जो पहनावा था उसकी वजह से उनको भारत रत्न मिला था। तो अब देखते हैं कि ये ऑप्शन किसमें है। तो इसमें कहा गया कि शहनाई वादन के साथ साथ पहनावा और ओढ़ावा, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल आएंगे। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे जो कृतिका है उसके क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चिड़िया उड़ते देखकर भोलेनाथ और उसके साथियों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया, इस घटना का क्या परिणाम हुआ। तो अब देखो, बच्चे जो होते हैं ना वो उल्टी हरकतें करते, खास करके जब मैं भी छोटा था ना, बहुत सारी, मैंने तो इतनी शरारत करता था, हर दिन पिटता था भाई, हर दिन। कौन कौन मेरे जैसा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो छोटी छोटी बातों के लिए पिटता था, जैसे कि मैं कोई चीज़ तोड़ देता था, तोड़ फोड़ में तो बड़ा ही मजा आता था। तो ये था, इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी देखा था कि पानी डालेंगे चूहे बाहर आएंगे, लेकिन हुआ क्या था कि पानी डालते गए और एकदम से सांप बाहर निकल गया। सांप बाहर निकलने से सब भागने लगे, गिरे पड़े, वो सब है। ठीक है, तो अब आपको आंसर में किस तरीके से लिखना है, आपको सबसे पहले तो ओवरव्यू पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या लिखना है, फिर उसके बाद में आप आंसर में आसानी से लिख दोगे। तो अब यहां पर यह है कि उत्तर रहेगा कि खेल से चिड़ियों को उड़ाने के बाद भोलेनाथ और उसके साथियों को चूहे के बिल में पानी डालने का ध्यान आया। उन्होंने पहले चिड़िया को उड़ा दिया, अब उसके बाद में लगा कि भाई चूहे के साथ में मस्ती की जाए। सभी ने एक टीले पर जाकर के चूहे के बिल में पानी उलीचना शुरू किया और पानी नीचे से ऊपर फेंकना था, इसीलिए यह कार्य करते हुए वह थक भी गए, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाना था ना, तो बच्चे तो थक ही जाते हैं। और तभी उन्हें आशा की विपरीत उस स्थान पर सांप निकल आया और सांप से भयभीत होकर के रोते चिल्लाते हुए भागने लगे और कोई औंधा गिरा, कोई सौदा गिरा और किसी का सर फूटा तो किसी के दांत टूटे और सभी भागते ही जा रहे थे। भोलेनाथ की देह लहूलुहान हो गई थी और पैरों के तलवे में कांटे भी चुभ गए थे। तो अब आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली जो कि आप आंसर में इंक्लूड करोगे वो ये है कि भोलेनाथ का जो देह था वो लहूलुहान हो गया था, तो आप लहूलुहान को अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर रोते चिल्लाते, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा कि किसी का सर फूटा किसी का दांत टूटा, ये आप लोग उसमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में उलीचना, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि उलीचने का मतलब होता है कि उसमें डालना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि आपको अपने आंसर में लिखना है, तो आपका आंसर और अच्छा दिखेगा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये जो कृतिका है ना, इसकी कहानियां पढ़ के आपके बचपन की यादें जरूर से ताजा हो जाएंगी, क्योंकि मेरी तो हो गई। तो अब यहां पर है कि मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया था, पर उसकी सजा भोलेनाथ को भुगतनी पड़ी। माता के आंचल पाठ के आधार पर बताइए हुआ क्या था कि जो मूसन तिवारी थे ना, वो बुढ़ा आदमी था और बच्चों की बहुत खतरनाक आदत होती है कि उनको है ना बड़ों को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है, जैसे कि ऐसे ऐसे करके चिढ़ाते हैं, बहुत कुछ अजीब अजीब हरकतें करके चिढ़ाना होता है। तो उसी
तरीके से क्या था, ये जो बेजू था ना, ये एक नंबर का ढीठ इंसान था। तो ये क्या करता था कि वो जो टीचर था ना उसको उसने चिढ़ा दिया, फिर उसके बाद में भाग गया। लेकिन अब जो भाग गया टीचर था उसने तो पकड़ लिया उनको, फिर जो धुनाई करी मस्त। ठीक है, तो अब हमें कैसे लिखना है ये देखो। ये जो मुशन तिवारी थी ना, इनको कम दिखाई पड़ता था, तो उन्हें कम दिखाई पड़ता था। साथियों में से ढीठ क्या है, यहां पर ये बात ध्यान रखने की क्या है, ढीठ जो बैजू है उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। अब ये क्या कहा, ये कथन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपने आंसर नोट में हाईलाइट करोगे। वो ये है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेलों का चोखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि उसने क्या बोला था। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि गुरुजी को चिढ़ाकर सभी बच्चे घर की ओर भागने लगे। गुरुजी बच्चों को पकड़ने के लिए भागे पर बच्चे हाथ ना आए, भाग गए। वो तो बच्चे किसके हाथ में आते हैं। फिर उसके बाद में वे पाठशाला चले गए। पाठशाला से 4 बच्चे भोलेनाथ और बैजू को पकड़ने के लिए घर पर आ गए। अब शरारती बैजू तथा अन्य बच्चे भाग गए पर भोलेनाथ को गुरुजी के शिष्य पकड़ करके ले गए। फिर उसके बाद में जिन बच्चों ने गुरुजी को चिढ़ाया था उनके साथ रहने के कारण भोलेनाथ को भी दंडित किया गया। सिंपल सी बात है, ये किया किसने था, ढीठ बैजू ने। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, वो है कि गंगटोक का मेहनत कश बादशाहों का शहर है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे का कारण यह है, ध्यान से देखिएगा कि गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासी विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पहाड़ तोड़ती हैं और उनके हाथों में कुंडल व हथौड़े होते हैं। कलाइयां व पीठ पर बांधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान में रखना कि आप लोगों को ये पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखोगे तो आंसर थोड़ा बड़ा दिखेगा और आपको कम लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आप लिखोगे कि गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के विपरीत स्थितियों में भी अत्यधिक श्रम किया है, इस प्रकार से। तो सबसे पहला हो जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ को काट करके रास्ता बना, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड आता है कि पहाड़ों पर बैठ करके औरतें पत्थर तोड़ती है, सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद में उनके हाथ में कुंडल व हथौड़े होते हैं और कलाई उनके जो पीठ होती है उसके ऊपर बच्चे होते हैं, ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से क्या है कि आपको 3 पॉइंट लिखने और फिर भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसमें ही जो इंक्लूड करना है वो है कि हरे भरे बागानों में युवतियां बुक्के पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माओं के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है और यहाँ के लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए लेखिका ने इनको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि कटाऊ पर किसी दुकान का न होना उसके लिए एक वरदान है। यह कथन के पक्ष में आप अपनी राय दीजिए। अब देखो, जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई एक पिकनिक स्पॉट होता है उसके ऊपर अगर दुकानें होती ना, तो लोगों की आदत तो बहुत ज़्यादा खराब है। वो ये है कि खाएंगे फिर उसके बाद में रैपर वहीं पे ही फेंक देंगे। तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो कि आप अपने रैपर को बैग में डालो, जहां पर डस्टबिन दिखे वहां पर डालो। अब आपको ये लगेगा कि भाई मेरे एक रैपर से क्या होगा, इतने सारे रैपर, लेकिन आपका एक रैपर अगर कम होगा तो मान लो कि आपको देख करके 10 लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो वहां पर गंदगी कम फैलेगी। तो इसलिए यहां पर कहने का मतलब ये है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटन स्थल नहीं बना है और यहाँ कोई दुकान होती तो यहाँ सैलानियों का अधिक आवागमन हो जाता और वे जम करके खाते पीते गंदगी फैलाते और इस गंदगी तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाता और लेखिका को केवल यही स्थान मिला था जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। यही कारण था कि प्रदूषण नहीं था और अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना इसी प्रकार का एक वरदान है इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में जो अगला आता है कि हिरोशिमा की घटना पर विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से होता है। तो ये आपको पॉइंट्स में ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स में आप लिखेंगे, इसमें आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। तो इसका पॉइंट जो सबसे पहला है कि विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज एवं गाड़ियों आदियों का निर्माण किया है, परंतु इनसे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो अब ये आपने सबसे पहले तो क्या बताया कि क्या है वाहन बनाए, उनसे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है हवा में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इस विज्ञान की देन के कारण आज हम लोग अंग प्रत्यारोपण कर पा रहे हैं, परंतु आज इसी देन का दुरुपयोग कर करके हम मानव अंगों का व्यापार भी कर रहे हैं। कि ये तो ठीक है कि जिन लोगों के पास में अंग नहीं है उनको हम लोग
लोग नए अंग लगा सकते हैं, लेकिन उसी के लिए क्या कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वही किसी और के अंग बेच देते हैं बस पैसों के लालच में। मतलब सिंपल सा ही होता है कि जो बेबी गर्ल होती है ना, उसको पेट में ही मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या का मतलब ही होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या में किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है कि विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया, उससे मानव कार्यों का बोझ कम करने के लिए, और हम मनुष्य ने इन दोनों को दुरुपयोग करके वायरस एवं साइबर क्राइम को जन्म दे दिया। ठीक है, तो अब ये जो 5 पॉइंट है ना, इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट याद रखो और एज इट इज आपको एग्जाम में लिख देने। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। तो आप लोग हिंदी के अंदर एक बात याद रखना कि आपका आंसर है ना, एग्जाम के अंदर बोर्ड से में अच्छा स्कोर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपका आंसर बड़ा हो ना हो, बस वो बड़ा दिखना चाहिए। तो इसीलिए आपको सबसे फर्स्ट लाइन जो आपकी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि गोपियों श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की शक्ति को अभिव्यक्त निम्नलिखित रूप से करती हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास में वो ये है कि वे अपनी स्थिति गुड़ से चींटी जैसी बताती हैं, जो किसी भी दशा में श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। एंड फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है, इसमें यह है कि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई है, उनके मोहपोश में लिपट गई है। अब इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। वे कृष्ण को हरियाली लकड़ी की तरह मानती हैं, जिस तरह से हरियाली पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ता है, उसी प्रकार से गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पकड़ रखा है अपने हृदय में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उन्होंने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजे से दृढ़ता से पकड़ रखा है, और वे कृष्ण के प्रति मन कर्म वचन से समर्पित हैं। और फिर उसके बाद में आता है कि वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं, और उन्हें श्री कृष्ण के आगे योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की जैसे लग रहा है। अब इनमें से आप लोग कोई भी जो 5 पॉइंट है उसको आप लोग याद रख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं, या फिर 5 पॉइंट याद रख लो। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। तो अब इसमें जो सबसे पहले हमारे पास में रहेगा कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। अब इसके बाद में तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगा रही थी और वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश को धारा आया देखकर उनका दिल टूट गया था। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके लिए कोई एक ऐसा संदेश भेजे, लेकिन उद्धव आया लेकर के योग संदेश, जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो कृष्ण का जो प्रेम था उसी में ही मग्न थी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसे बता रही हैं और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि गोपियां श्री कृष्ण को हरियाली पक्षी के समान मानती हैं। जिस तरह से हरियाली पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रखता है, उसी प्रकार से उन्होंने भी मन में, वचन में, कर्म में श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब आपको है ना एज इट इज इसको रटो मत, आप इसको समझो। आप इसका एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे, आपको एग्जाम के अंदर जो लिखना है वो लिखना है। एक तो आप ये पॉइंट याद रखोगे कि किस तरीके से पकड़ा हुआ था, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान पकड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में आता है कि वो कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या मिला, योग संदेश मिला। और उन्हें योग साधना कैसी लगती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तो ये क्या है, ये इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि आप अपने एग्जाम के अंदर यहां से एज इट इज कॉपी करके आप पेस्ट करोगे। तो आपको आंसर लिखने की टेक्निक के लिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। उसमें कहा गया है कि परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पे लक्ष्मण जी जो थे वो किसके भाई थे, वो थे राम भगवान के भाई थे। अब देखो राम के नाम से ना तो जय श्री राम तो हो जाना चाहिए कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, आप लोगों को पूरा पूरा हिंदी के अंदर तो सिनेरियो पता ही होगा कि जब विवाह होने वाला था तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे राम भगवान थे उन्होंने शिव जी का पुराना धनुष तोड़ दिया था, फिर उससे परशुराम जी आए थे, फिर वो क्रोध हो गए थे। तो वो ये पूरी पूरी कविता है। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान ये पॉइंट्स रखने कि आप एग्जाम में इस
इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे वही फर्स्ट लाइन हमारी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। फिर सेकंड आता है कि तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है, जबकि वो ऐसा उनको लग रहा था कि वो मूर्ख समझ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी क्या थे, उनके पास में आदर बहुत था, वो दूसरों की रेस्पेक्ट बहुत करते थे, लेकिन उनका बोलने का जो तरीका था, जैसे कि राम भगवान थे वो बहुत ही ज्यादा विनम्र थे, और लेकिन जो लक्ष्मण भगवान थे उनको है ना गुस्सा आ जाता था, उनके अंदर जैसे उनका तेज आ जाता था। यही बात थी जिसकी वजह से क्या लग रहा था, उनको ये लग रहा था कि वो है ना मुनि को है ना छोटा समझ रहे थे, जो कि परशुराम जी थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें कि मैं बाल ब्रह्मचारी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। और फिर इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट है कि मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दे दिया है। ये बातें बोल करके वो क्या करना चाह रहे थे कि लक्ष्मण जी को डराना चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे, तो भाई जब भाई इतने बड़े थे तो उनको किस बात का डर था, इसीलिए ही अपने भाई के कॉन्फिडेंस से वो उनको आ रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि पीछे भैया है ना। तो अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि कवि बादल से फुहारने रिम झिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, कि वो गरजने की बात क्यों करता है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि बच्चे की दंदुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रश्न हो उठा और उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी भी बच्चे जब खेलते हैं, आपका एकदम से मूड ऑफ होना, तो आप किसी बच्चे के साथ में जाकर के खेलने लग जाना, आप लोग अपने आप ही फील करने लग रहे होगे, क्योंकि उनकी जो हरकतें होती है ना वो बड़ी ही अच्छी होती है। इसी तरीके से क्या होता है कि कवि कहना चाहता है कि बच्चों को देख करके जो उसका मन उदास था ना, वो एकदम से प्रश्न हो उठा, उसमें एकदम से जान आ गई थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उससे ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार उमड़ आया है, या फिर बाबुल के पेड़ में शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप आंसर में लिखेंगे, तो एक तो आपको लिखना है कि शेफालिका के फूल, और फिर उसके साथ में आपको लिखना है कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। ये जो दो पॉइंट है अगर आप ये लिखते हो तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, और इनको अंडरलाइन आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है, ये आपकी फर्स्ट लाइन रहेगी जो कि आपके इंट्रो रहेगी। फिर उसके बाद में आएगा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है, वह बादलों से गरजने के लिए कहता है, और एक और बादलों के गरजने से उत्साह मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए क्रांति के लिए तैयार कर रहा है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन की अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन में उमड़ रहे प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखो, या फिर इस कविता का शीर्षक ऐसा क्यों है, इसको अपने शब्दों में लिखो, इसको स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग एक बार इसे रीड करते हैं। वो ये है कि फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने लगती हैं, तैयार होती हैं, सरसों के पीले फूल की चादर बिछ जाती है, और उसके साथ में क्या होता है कि लताएं डालियां रंग बिरंगे फूल से सज जाती हैं, प्राणियों के मन में उल्लास हो उठता है, ऐसा लगता है कि हर महीने प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा हो। ये एक आपको याद रखना है। इसमें आप लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखोगे, सबसे फर्स्ट आप यही याद रखोगे कि खेतों में फसलें पकने से तैयार हो जाती हैं, सरसों के फूल खिल उठते हैं, ये आपको ध्यान जरूर से रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि चारों ओर हरियाली छा जाती है, ये 3 पॉइंट आप इसमें जरूर से लिखेंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखो अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लास 10th के जो फ्रेंड्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं। इसके बाद में आपको आपकी लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मतलबी लोग होंगे, उनको आपसे कोई ना कोई काम होगा जब भी वो आपसे दोस्ती रखेंगे, अदरवाइज कोई भी ऐसा दोस्त आपका नहीं बनेगा। अभी तक थी रियल दोस्ती जिसके अंदर की कोई वो नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, आराम से बात करते थे, गप्पे लड़ाते थे, वो सब था। लेकिन अब इसके बाद में सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो उसमें तो और भी बहुत कुछ चेंज होगा। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि सारे के सारे लोग
मतलब ही हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी बात क्या है, इसमें कहा गया कि बच्चे की मुस्कान और बड़े की जो मुस्कान होती है उसमें क्या अंतर होता है। भैया उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है, बच्चा ऐसे ही हंस देता है, उसकी मुस्कान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे इसको खुश करना है, अंदर से वो दुखी होता है, उसको नहीं पता होता, वो बस खुश है तो खुश है। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे, इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली एवं स्वार्थ रहित होती है। ये आप वर्ड्स ध्यान रखेंगे, क्या क्या? सरल होती है, निश्चल होती है, भोली होती है, स्वार्थ हित होती है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे कि आपके आंसर में ये होने चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है कि वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगी कि जो लोग आपसे ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो लगा आपके लिए हानिकारक होता है। जैसे कि आपके पास वाली आंटी को अगर कोई काम होता है ना, तो बुलाती है, आजा बेटा क्या है, मेरे एक छोटा सा काम कर देगा, इतने प्यार से बोलेगी। और मम्मी उस इतने प्यार से नहीं बोलती, मम्मी डांट मारती है। इसलिए मारती है क्योंकि मम्मी को आपकी फिक्र होती है, ठीक है। तो ये बात होती है यार। मैं आज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, सीधा हम लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि कवि छाया छूने से क्यों मना करता है। कवि छाया छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य है सुखमय दिनों से, कि जो सुखमय दिन है ना, उनसे तात्पर्य है कवि का। इन सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान के दुख कम नहीं होते हैं, उल्टे बढ़ हो जाते हैं। और ये बीते हुए सुख में दिन तो लौट कर आते नहीं, उनकी यादों करने से क्या फायदा मिलता है। भैया सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों की क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में हो। पहले में क्या था, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि यार क्लास 10th वाले जो भैया होते हैं बहुत मजा होता है इनको, 12th वालों को और भी मजा होता है, उनको घर वाले बाइक वगैरह दे देते हैं, मजा होता है। लेकिन रियलिटी में पता लगता है कि कोई कुछ भी मजा नहीं हो, तो भाई उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। आप लोग जितने भी, मतलब मैं भी सोचता था, ये आप लोग भी सोचते होंगे कि जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं, सब कुछ मिलेगा, ये मिलेगा वो, मेरे कुछ खुशी नहीं होती इनमें। जो बचपन में होती है ना, बचपन की होती है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे कि आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, या फिर आपको एक पूरा स्टैंजा दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे कि इस पंक्ति के अंदर है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, ठीक है। या अब इस पंक्ति के अंदर आपको क्या बताना है कि इन पंक्ति में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति एवं ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है, और कभी कभी इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं आग को हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो बात करी गई ना, ये लड़कियों के लिए नहीं है, जैसे कि इसमें बहुओं की बात करी गई, ये तो है ही रियलिटी, लेकिन ये स्टूडेंट्स की भी है। क्योंकि अभी रिसेंटली में आपने केसेस देखे होंगे कि रिजल्ट आता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जस्ट एक रिजल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ के ऊपर। जो आप लोग करना चाहते हो ना, आप 5 से 6 साल बाद देखोगे कि यार मैं तो फालतू में 10th के बोर्ड से डर रहा था। आप लोग शायद मुझे याद भी ना रखो, लेकिन अगर याद रखो तो वीडियो तो आपको हमेशा यूट्यूब पे मिल ही जाऊंगा। तो कभी आकर के बोल देना कि भैया हमने आपसे क्लास 10th पढ़ी थी, जैसे कि अब क्लास 12th वाले बोलते हैं। तो ऐसे याद जरूर से रखना, लेकिन ये इससे अब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो ये आता है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अपने भोले और ना समझ थी, जो कि दुनियादारी और छल कपटों का पता नहीं था। ये दुनिया ना बड़ी ही जालिम, बड़ी ही बेकार है, ये माँ को पता था। माँ बड़ी हो जाती है, इसीलिए उनको पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या बुरा है। तो इसीलिए हमें हर बात के ऊपर हमारे पेरेंट्स टोकते हैं। तो इसीलिए उसकी माँ भी उसे टोक रही थी। वह लोगों के शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुख में एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी, और वह अपने ससुराल के दूसरे पक्ष से अभिन्न थी। उसको लगता था कि शादी के बाद में बहुत कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसकी मम्मी को पता था कि क्या रियलिटी है, इसलिए उसकी माँ उसको समझाना चाहती थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीखे दी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित ये दी थी। तो सबसे पहली लाइन तो हमारी यही हो जाएगी। इसका पहला पॉइंट हमारे पास में रहेगा कि वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपना रूप सौंदर्य
पर आत्ममुग्ध ना हो जाए। फिर इसके बाद में आता है कि आग का उपयोग रोटी पकाने के लिए करे, उसका दुरुपयोग अपने आप को जलाने में ना करे। फिर उसके बाद में वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इनके बंधन में बंध ना जाए। और उसी के साथ में आता है कि नारी सुलभ गुण बनाए रखने और अपने आप को कमजोर मत मानना। ठीक है, ये बातें उसकी माँ ने उसे कही थी। फिर इसके बाद में आता है अगला पॉइंट है हमारे पास में कि सेनानी न होते हुए भी चश्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मा वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि सबसे फर्स्ट आता है कि कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी के प्रति अबक लगाव और उनकी श्रद्धा भाव की वजह से उसे बोलते थे। सेकंड आता है कि वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरीके से लगाव रखता था जैसे कि एक फौजी व्यक्ति रखता है। फिर इसके बाद में आता है कि उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। एंड अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास में, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको कहा गया है कि बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जीवन सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने का मौका ढूंढती है। ठीक है, अब ये इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्ति में आशय यह है कि बहुत से लोग देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं और सब कुछ बलिदान कर देते हैं। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास करते हैं। ठीक है, जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना वो लोग ही मजाक उड़ाते। तो इसलिए कभी भी इस बात से मत डरना कि आप लोगों का मजाक लोग उड़ाएंगे। अरे उनका काम है मजाक उड़ाना। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो इसीलिए तो मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए आप लोगों का जो हाई टारगेट होता है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप अपनी मस्ती में चला करो कि यस आई विल स्कोर दिस मच। हर बार मैं बोलता हूं लिखा करो, बार बार जितना लिखोगे उतने ही मार्क्स आएंगे। तो कमेंट्स में लिख दो कि भैया आई विल स्कोर 95 इन बोर्ड्स। क्यों नहीं होंगे भैया, आप पढ़ा रहे हो तो हम पढ़ रहे होगा ना। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में। इसका क्वेश्चन ये है कि लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटित भावना निश्चित रूप से निर्दयी होती है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी हो जाते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वप्रिय होता है। वह अपने स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए देशद्रोह तक करने को तैयार होते हैं। ये है, ये आपको इसमें चीजें लिखनी है। इसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो ध्यान रखोगे, एक तो आप इसमें देशद्रोह का ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो जैसे कि देशभक्ति में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि उपहास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है टीचर को। फिर इसके बाद में आता है अगला वाला कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला कैसा दिखता था? आपके भी आसपास में होंगे पान वाले। कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, पेट बाहर निकला होता है, हंसी मजाक करते हैं, बस यही है उसका खुश मिजाज। तो अभी हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठे ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता था। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था। यह आप ध्यान रखेंगे कि कैसा था, खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था और उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी और वह पान खाता रहता था जिससे कि उसकी बत्ती सी लाल हो ही रहती थी। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे एक तो आप कि उसकी बत्ती से कैसे हो ही रहती थी, लाल हो ही रहती थी। फिर उसके बाद में उसकी तोंद निकली रहती थी। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको अपने आंसर्स में जरूर से इंक्लूड करने हैं। फिर उसके बाद में आता है कि वह जब हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है कि वह व्यंग्यात्मक बातें कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकता था। ये उसके कुछ खास बातें थी जो कि आपको याद रखनी है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि भगत की पुत्र वधु उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उनके पति की मृत्यु होने के बाद भगत अकेले पड़ गए थे और स्वयं भगत वृद्धावस्था में थे। और फिर इसके बाद है कि वे नेम धर्म का पालन करते थे जो कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटी बना करके देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। इसीलिए क्या था कि वो जो उसकी पुत्र वधु थी, मतलब कि वो जो बाल गोविंद भगत के बेटे की वाइफ, उनको अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भगत के व्यक्तित्व एवं उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि आप लोगों को उनके कैरेक्टर के बारे में दिया जाएगा कि वो कैसे दिखते थे, तो आपको वो बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि पान वाले के बारे में आ सकता है, भगत के बारे में आ
सकता है, जिनके भी बारे में आपको बताया गया है उनको आपको लिखना है। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। अब यहाँ पर आप ध्यान क्या क्या रखेंगे, एक तो उनकी उम्र आप लोग याद रखेंगे, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले थे। कैसे इंसान थे? गोरे चिट्टे इंसान थे, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे जो सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। फिर उसके बाद में आता है कि कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोट और सिर पर कनफटी टोपी धारण करे रहते थे, क्योंकि वो कबीर जी को अपना गुरु मानते थे, कबीर जी को वो फॉलो करते थे। और बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी का बैंड माला पहने रखते थे। उसी के साथ में आप इसमें इंक्लूड करोगे कि उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित रहता था और सर्दियों में वो काली कमली ओढ़े रहते थे। मतलब कमली मतलब होता है कांबल। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुछ मामरिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्राचीन समाज मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो अब हम लोग आंसर की स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी लाइन यही रहेगी कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के आधार पर निम्नलिखित मामरिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। तो अब इसके पॉइंट्स किस तरीके से रहेंगे? इसके पॉइंट हमारे पास में रहेंगे कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर शोक नहीं मनाया। फिर इसके बाद में आता है कि उन्होंने पुत्र के शव को स्वयं मुख्य अग्नि न दे करके पुत्र वधू से मुख्य अग्नि दिलवाई थी। और फिर इसके बाद में आता है कि उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाए और उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाओ और दोबारा इसका विवाह करवा दो। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है कि वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों से भिक्षा मांगने का विरोध करते थे, हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे, उपवास रखते हुए भी यह यात्रा पूरी करते थे। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नवाब साहब ने बहुत से यत्नों से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करने से कैसा स्वभाव उनका आता है? तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमारी सबसे फर्स्ट लाइन क्या रहेगी? क्वेश्चन वाली लाइन ही रहेगी। वो रहेगी कि नवाब साहब ने यत्न पूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्ची छिड़क कर और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करने से उनका नवाबी ठसक दिखाई देता है और वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं और उनका ऐसा करना उनकी अमीर स्वभाव एवं नवाबी पने दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को दर्शाता है। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। यह है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन की सेकंड क्लास के डिब्बे में हुई थी, जहां नवाब साहब ने पहले पलाथी लगाए बैठे हुए थे। लेखक को यूं अचानक से आ जाने से नवाब साहब को तनिक भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लेखक की ओर न देख करके डिब्बे से बाहर देखना शुरू कर दिया। लेखक ने अपने स्वाभिमान बनाए रखते हुए उनसे बात करने की पहल नहीं की। ठीक है, समझ रहे हो आप लोगों ने कैसे? तो ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है। ध्यान रखना कि आप लोग एज इट इज इसे याद रखने की कोशिश मत करो, कॉपी करने की कोशिश मत करो। इसमें से बस आप लोग कीवर्ड्स उठाओ। जैसे कि कहां पर मिले थे? सेकंड क्लास के डब्बे में मिले थे और लेखक के आ जाने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ये अब जब उन्होंने ऐसा किया तो इसीलिए लेखक ने क्या किया? उनसे बात नहीं की। ये 3 बातें आप याद रखोगे, अपने शब्दों में आप लिखो। फिर इसके बाद में जो अगला आता है, अगले में आता है हमारे पास में कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो इसका आंसर अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, फादर पिरामल के सदस्य अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन करते थे और वह दुखी मन होने पर सांत्वना देते थे, जिससे कि उनके मन को उस तरह की शांति और सुकून मिलता था जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया मिलती है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। ठीक है, आपको इसमें सिंपल सा 3 पॉइंट लिखने की। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि उनका संबंध कैसा था? अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध बनाते थे और उसी के साथ में उनकी उम्र बड़ी होने के कारण, जैसे कि जो बड़े लोग के होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो भी उम्र का होता है वो हमें बताते हैं कि क्या गलती होती क्या गलती नहीं होती, वो बातें बताते हैं। फिर उसी के साथ में जैसे कि
उनसे बात करने से क्या मिलता था, सुकून मिलता था, जैसे कि किसी यात्री को देवदार की छाया मिल जाए वैसा, इसीलिए बताया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले व्यक्ति थे जिनके रंगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी और वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे एवं अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनके दुख को हर लेते थे। और लेखक को अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में आप लोग अपने विचार लिखिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि आप लोगों को एज इट इज ये आंसर लिखना होगा। ये जितनी भी आंसर हैं ये कैसे हैं, ये बुक वाली लैंग्वेज है, तो आपको इसमें अपनी लैंग्वेज बना करके लिखना। आप इसमें अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखोगे कि गांव में जो भी लोग रहते होंगे, आप लोग वैसे कहाँ से हैं, बताइएगा कि आप लोग कौन से स्टेट्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि गाँव में क्या होता है, मैं भी गाँव में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि पड़ोसी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहीं पर ही अभी जैसे कि सिटी में जब आप रहते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका पड़ोसी कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है। जैसे कि अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ करंटली, वहाँ पर मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे पास वाले कौन है, कहाँ रहते हैं, बहुत सारे घर हैं। तो इसमें लेकिन मेरे गाँव में मेरे को सबका पता है कि कौन कहाँ पर है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बातें पता होती हैं। ये बात तो ये आप अपने शब्दों के अंदर लिखो, इसके ऊपर ज़्यादा मत जाओ, अपने मन में जैसा लिखते हो ना उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का गायक इसलिए कहा गया है और इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे और उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों के रूप में की जाती है और उन्होंने शहनाई को भारत में ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया गया है। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। और फिर इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं एवं व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने उनके संगीत साधना को समर्थ किया था। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना में समर्थन करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास में रहेगी कि बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से ही मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढते थे। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट है कि अपने मामू जान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंक कर दाद दिया करते थे। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि वे रसूलन बाई और बतुलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में एक दृढ़ कदम उठा लिया। और फिर इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट आता है कि वे कुलसुम हलवाइयों की कचौड़ियां तलने के संगीत में अनुभूति करते थे। तो बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और अगर आपको हिंदी ग्रामर के देखने हैं तो ये वीडियो मिल जाएगी और उसी के साथ में एक बार पीडीएफ आप लोगों को एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।